प्राप्त होगी वो हमें समझना है। देखते हैं हमने कल दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में पिंडों के वेग ज्ञात किए थे और हमने देखा था कि जो पिंडों के वेग हैं उनके जो मान हैं वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि अगर मैं पहले पिंड के वेग की बात करूं तो उसका मान v1 बराबर, यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं वो u1 व u2 वेग से गति करते हुए किसी स्थिति में एक रेखा के अनुदिश गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं और टक्कर के पश्चात भी वो यदि एक रेखा के अनुदिश ही गति करते हैं तो उस स्थिति में उन पिंडों के जो वेग हैं v1 और v2 उनके मान यहाँ स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, v1 का जो मान है वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 और v2 का जो मान है यानी दूसरे पिंड का जो वेग है वो 2m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 हो जाता है। ये दोनों पिंडों के टक्कर के पश्चात वेग है। अब इसमें कंडीशन ले रहे हम कि यदि टक्कर से पहले जो पहला पिंड है वो u1 वेग से गतिशील हो, लेकिन जो दूसरा पिंड है वो जो u2 वेग से गतिशील था वो स्थिर हो, यानी उसका वेग 0 हो, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे v1 में ये वाला हिस्सा और v2 में ये वाला हिस्सा, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे क्योंकि u2 का मान 0 रखोगे तो 0 से गुणा करने पर 0 हमारे पास में आएगा। यानी हम ये देख सकते हैं कि जो v1 का मान है हमारे पास में वो हमारे पास में आ जाएगा v1 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये हमारे पास में मान है। ये आप देख सकते हो इस प्रकार से, अगर दोनों पिंड एक दूसरे से टक्कर करें और टक्कर से पूर्व एक पिंड विरामावस्था में हो तो किस प्रकार से हमारे पास में वेग का मान v1 का मान आ जाता है। अब इसी प्रकार से अगर मैं v2 का मान निकालना चाहूं तो v2 का मान भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। केवल हमको क्या करना है, यहाँ पर u2 का मान 0 रखना है इस समीकरण में। तो आप देख सकते हो u2 का मान 0 रखोगे तो v2 बराबर आ जाएगा आपके पास में 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये v2 का मान है हमारे पास में। तो कल हमने कंडीशन देखी थी कि अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान बराबर हों और तब वे प्रत्यास्थ टक्कर करें तो पहले पिंड का वेग ठीक उतना ही हो जाता टक्कर के बाद में जितना कि दूसरे पिंड का वेग टक्कर से पहले था, और जो दूसरे पिंड का वेग है टक्कर के पश्चात ठीक उतना ही हो जाता है जितना कि पहले पिंड का वेग टक्कर से पूर्व था। यानी कि ये दोनों पिंड टक्कर में एक दूसरे से अपने वेग का को एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। आज हम इसी चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। देखो बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूं कि ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, कल भी मैंने ये कहा था, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, यानी कि टक्कर पर एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में आने की संभावनाएं रहती है। तो आपको इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरे तरीके से ध्यान देना है। जहां पर आपको कोई लगे कि भाई यहाँ पर मेरे को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे तुरंत कह दीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, एक तरीके से वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर, जो कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर जब होगी तो हमको पता है कि टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे से चिपक जाएंगे। मान लिया कि एक m1 द्रव्यमान का पिंड है, दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड है, जो कि u1 और u2 वेग से एक ही दिशा में एक ही रेखा के अनुदिश गतिशील है। ये जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की हम बात कर रहे हैं, ये एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर है, यानी कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात पिंड एक ही रेखा के अनुदिश गतिशील रहेंगे। टक्कर के पश्चात दोनों पिंड m1 और m2 चिपक जाते हैं और एक समान वेग v से गति करने लगते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो हम कहेंगे भाई इनका जो कुल संवेग है वो तो संरक्षित रहेगा, लेकिन जो इनकी गतिज ऊर्जाएं हैं उनका जो कुल योग है वो संरक्षित नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं, हम कहेंगे भाई पहले पिंड का जो संवेग है p1 और दूसरे पिंड का जो संवेग है p2 टक्कर से पूर्व, इन दोनों का जो योग है वो टक्कर के पश्चात पहले पिंड के संवेग और दूसरे पिंड के संवेग के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं मान निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा पहले पिंड का संवेग हो गया द्रव्यमान m1 इंटू वेग u1, दूसरे पिंड का संवेग हो गया द्रव्यमान m2 इंटू वेग u2। अगर मैं पहले पिंड का टक्कर के पश्चात
संवेग देखना चाहूं तो टक्कर के पश्चात जो संवेग होगा वो होगा m1 इंटू वी, प्लस दूसरे पिंड का जो संवेग होगा यहाँ पर वो होगा m2 इंटू वी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने v1 और v2 नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों पिंड चिपक करके एक साथ गति कर रहे हैं तो दोनों का वेग समान होगा, और जब दोनों का वेग समान होगा तो 1 2 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास में जो मान है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, लेफ्ट में तो यूं का यूं रह जाएगा m1 u1 प्लस m2 इंटू u2, लेकिन राइट में आप देखोगे तो v कॉमन आ रहा है, m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, ये हमारे पास में मान है। अब जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारे सिलेबस में जो कंडीशन ली गई है उसमें ये माना गया है कि u2 का जो मान है वो 0 है। u2 का जो मान है वो कितना है, 0 है, यानी कि एक पिंड स्थिर है और दूसरा पिंड गतिशील है। तो सॉरी, पहला पिंड जो है वो गतिशील है और दूसरा पिंड जो है वो स्थिर है। तो अगर हम u2 का मान 0 रख दे तो जो समीकरण है हमारे पास में वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, m1 इंटू u1, ये तो हो गया लेफ्ट साइड में, बराबर दूसरी साइड में हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। ठीक है, यहां से अगर मैं v का मान निकालना चाहूं तो ये m1 प्लस m2 को दूसरी तरफ लेकर चले जाओ। हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं इसको, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। दूसरी तरफ लेके चलेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा v बराबर m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि दूसरा पिंड स्थिर नहीं होता, यदि दूसरा पिंड स्थिर नहीं होता तब हम क्या करते, तब हम कहते हैं कि भाई इसमें एक पद और आ जाता, जो u2 वाला पद खत्म हो गया है वो अब u2 वाला पद भी हमारे पास में आ जाता, हो जाता है m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर दूसरा पिंड स्थिर नहीं होता तो। लेकिन दूसरा पिंड स्थिर है, इस वजह से जो दूसरा पद है हमारे पास में नहीं आएगा। तो हमारे पास में वेग v का मान आ गया। हमने ये देखा था कि जब अप्रत्यास्थ टक्कर हम ज्ञात कर रहे थे तब भी हम यही चीज ज्ञात कर रहे थे कि वेग v का मान कितना होगा, तो वेग v का मान हमने यहां से निकाल लिया है, m1 u1 बराबर अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए बच्चों, अगर मैं गतिज ऊर्जा निकालना चाहूं टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, तो चूंकि अप्रत्यास्थ टक्कर है इसलिए अप्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जाओं का जो योग है वो समान नहीं होगा, इसलिए टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा हमें अलग निकालनी पड़ेगी और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा हमें अलग निकालनी पड़ेगी। तो टक्कर से पूर्व जो पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा है उसको मैं मान लेता हूं k i या k1, या तो k1 मान लीजिए या k i मान लीजिए, एक ही बात। आई का मतलब है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा निकालनी तो हम क्या कहेंगे भाई, पहले पिंड की गतिज ऊर्जा निकालो k1 प्लस दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा निकालो k2, जोड़ दो दोनों को। तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है, अब देखो यहां पर जो समीकरण है उसमें k1 और k2 में पहले और दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा मान रहा हूं, लेकिन जो पीडीएफ आप देख रहे हो उसमें k1 को टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा माना गया, और ये k1 टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा जो है वो दोनों पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल नाम बदल रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा तो हम कहेंगे भाई पहले पिंड की गतिज ऊर्जा तो हो गई 1/2 इंटू पहले पिंड का वेग द्रव्यमान m1 इंटू पहले पिंड का वेग, क्योंकि टक्कर से पूर्व निकाल रहे इसलिए टक्कर से पूर्व वेग लेना पड़ेगा, का वर्ग u1 का स्क्वायर। दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा लेते हैं 1/2 m2 इंटू दूसरे पिंड के वेग का स्क्वायर, लेकिन दूसरे पिंड का वेग तो 0 है और 0 है तो हमें 0 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये 0 का स्क्वायर ले लिया हमने। हम सब जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 को m2 और हाफ से गुणा करो तो 0 ही आता है, यानी कि टक्कर से पूर्व जो पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा है यानी जिसको हम कहेंगे के आई, उसका जो मान है वो हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा निकालते हैं, के एफ कह देता हूं मैं इसको, के एफ यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा बराबर कितना होगा, बराबर हम कहेंगे भाई टक्कर के पश्चात पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 डैश प्लस दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा k2 डैश। अब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा का जो मान है, kf का मान निकाल रहा हूं मैं, पहले पिंड की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान होगा 1/2 इंटू पहले पिंड का द्रव्यमान m1 इंटू पहले पिंड का वेग v का स्क्वायर, चूंकि टक्कर के पश्चात निकाल रहे हैं इसलिए टक्कर के पश्चात का वेग आपको लेना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां पर दूसरा मान रखूं,
दूसरे पिंड के लिए 1/2, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, और वेग कितना है, वेग इसका भी v है, v का स्क्वायर। दोनों में से आप देख सकते हो v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, kf का जो मान है वो हमारे पास में जो भी आएगा वो भी हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो ki और kf के मान हमारे पास में हो जाएंगे, kf का जो मान है वो हमारे पास में हो जाएगा kf इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2, दोनों में से v स्क्वायर कॉमन आया है तो इसको मैं बाहर लिख देता हूं v का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में kf का मान आ गया। यहां पर हमने k1 का ki का मान निकाल लिया और kf का मान निकाल लिया। अब ये जो kf का मान है इसमें जो v है वो v का मान जो हमने पहले निकाला था, कितना निकाला था, v का मान हमने निकाला था पहले m1 इंटू u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये मान हम यहां रख देते हैं, ये मान हम यहां रख देते हैं, तो हमारे पास में kf का मान कितना आ जाएगा बच्चों, देखते हैं। ये मान हमने यहां रख दिया, kf का मान निकाल लेते हैं हम, देखते हैं kf के मान में kf इंटू बराबर 1/2, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, m1 है प्लस m2 है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। अब बचा v का स्क्वायर, तो v के स्थान पर हम ये मान रखेंगे, मैंने बाय मिस्टेक u1 का स्क्वायर लिख दिया है, u1 का स्क्वायर नहीं, ओनली u1 होगा। ठीक है, तो जो v का मान है वो है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन हमें क्या चाहिए, v का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये देखो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं यहाँ पर, ये स्क्वायर कर दिया, m1 का स्क्वायर m1 स्क्वायर, u1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो राशि है और ये जो राशि, ये दोनों गुणा में, मैंने ऊपर नीचे लिखी है, जगह नहीं है इसलिए। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 की एक घात कट जाएगी, एक घात रह जाएगी हमारे पास में। तो जो kf का मान है वो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, kf का मान, kf का मान आ जाएगा 1/2, ये तो आ गया हमारे पास में 1/2, तो एज इट इज रह गया। ऊपर रह गया आपके पास में m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ये हो गया m1 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रह गया, m1 m प्लस m2 की दो घातें जिसमें से एक घात कट चुकी है, तो एक घात रह गई हमारे पास में m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मान भी टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात ज्ञात कर लिया है आसानी से। देखते हैं टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात जो गतिज ऊर्जाओं के मान हमने निकाले, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर एक पिंड m1 द्रव्यमान का पिंड u1 वेग से और m2 द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से गति करते हुए एक से दूसरे से टकराए और टक्कर के पश्चात ये दोनों चिपक जाए, तो दोनों एक ही समान वेग से गति करते हैं। हालांकि ये दोनों पिंड चिपकने के बाद में एक पिंड की तरह व्यवहार करने लगते हैं जिसका द्रव्यमान m1 प्लस m2 होता है। तो आप चाहो तो इसको एक पिंड मानकर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि अप्रत्यास्थ टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षण के नियम की पालना होती है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर से पूर्व पहले पिंड का संवेग m1 u1, दूसरे पिंड का संवेग m2 u2, दोनों को जोड़ दिया, ये टक्कर से पूर्व संवेग आ गया। टक्कर के पश्चात चूंकि दोनों पिंड मिलकर के एक पिंड की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसका द्रव्यमान m1 प्लस m2 है, तो टक्कर के पश्चात इसका संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान m1 प्लस m2 इंटू वेग v। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं v का मान निकालना चाहूं तो v का जो मान है वो निकालने के लिए m1 प्लस m2 को आपको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो नीचे लेके चले गए तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपन m1 प्लस m2, ये हमारे पास में यहां पर आ गया। ठीक है, अब जो u2 है उसका मान अगर हम 0 मान लें, यानी हम ये मान लें कि दूसरा पिंड तो स्थिर है और पहला पिंड आकर के इसको टक्कर मारता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो ये जो u2 वाला पद है 0 हो जाएगा। तो आपके पास में क्या रह जाएगा, आपके पास में रह जाएगा इस पूरी समीकरण में, देखो u2 वाला पद 0 हो गया, तो आपके पास में एक तो लेफ्ट में तो रह गया ये वाला पद m1 u1 और राइट में एज इट इज है पद हमारे पास, तो ये हो गया m1 u1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। अगर इससे मैं v का मान निकालना चाहूं तो इस m1 प्लस m2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो v बराबर हो जाएगा आपके पास में m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर मैं टक्कर के पश्चात और टक्कर से पूर्व पिंडों की कुल गतिज ऊर्जाएं निकालना चाहूं तो टक्कर से पूर्व दोनों पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको k1, अगर अपन इसको मान ले, दोनों की कुल ऊर्जा को k1 मान ले, हालांकि मैंने ki माना था पर यहाँ k1 माना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा तो हो जाएगी 1/2
द्रव्यमान m1 इंटू वेग u1 का स्क्वायर प्लस दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m2 इंटू दूसरे पिंड का वेग u0 का स्क्वायर। अनिल जाट अपना माइक ऑफ करो, अनिल जाट अपना माइक ऑफ कर लो। तो 0 का स्क्वायर हमारे पास में आ गया, 0 के स्क्वायर का मान 0 और 0 इंटू m2 बराबर 0। तो जो दूसरा पद है ये समाप्त हो जाएगा, केवल हमारे पास में पहला पद रह जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया। अब इसी प्रकार से अगर मैं फाइनल गतिज ऊर्जा निकालना चाहूं तो चूंकि हम कह रहे हैं कि दोनों पिंड आपस में जुड़ गए हैं, यानी दोनों को मिलाकर के एक पिंड माना जा सकता है, तो फाइनल गतिज ऊर्जा जिसे हम K2 कह रहे हैं, यानी टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, इसका मान कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 1/2 इंटू पिंडों का द्रव्यमान, पिंडों का द्रव्यमान हो गया m1 प्लस m2, चूंकि एक पिंड की तरह काम कर रहा है इसलिए कुल द्रव्यमान रख दिया हमने, और वेग v का स्क्वायर। देख सकते हो आप, आपके पास में एज इट इज समीकरण है। अब यहां पर अगर मैं वेग v का मान इस समीकरण से रखना चाहूं, ये मैंने इस समीकरण से रख दिया। देखिए हमारे पास में क्या आ गया, 1/2 m1 प्लस m2 की जगह एज इट इज 1/2 m1 प्लस m2 है, और v जो है उसकी जगह आ गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब मैं इस स्क्वायर को अगर खोलूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखते हैं। हमारे पास में कुछ इस तरह का मान आएगा, 1/2 तो आपके पास में ऑलरेडी है, m1 प्लस m2 ये भी आपके पास में ऑलरेडी है। जो ब्रैकेट में राशि है उसमें से m1 का स्क्वायर हो जाएगा, u1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर में एक घात आपकी कट जाएगी, तो आपके पास में क्या रह जाएगा, एक तो हाफ रह जाएगा, ये देखिए हाफ है, एक रह जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास में है, और नीचे रह जाएगा m1 प्लस m2, ओनली m1 प्लस m2। अब अगर मैं K1 प्लस K1 और K2 यानी टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना चाहूं, ये K1 अपॉन K2, चाहो तो आप K1 अपॉन K2 निकाल लो, और चाहो तो आप K2 अपॉन K1 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं K2 अपॉन K1 निकाल रहा हूं। K2 अपॉन K1 क्यों? क्योंकि देखने में लग रहा है कि K2 का जो मान है उसमें ज्यादा वेरिएबल है, तो इसको वापस आपको अंश से हर में नहीं ले जाना पड़े, इसलिए मैंने इसको सीधे ऊपर रख दिया। तो K2 का मान रख देते हैं। K2 का मान कितना है, 1/2 है, m1 है, u1 है, और इन दोनों का स्क्वायर है, m1 u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब K1 का मान रखते हैं, तो K1 का मान कितना है, ये रहा K1 का मान 1/2 है, m1 है और u1 का स्क्वायर है। तो देखो 1/2 से तो 1/2 कट गया, m1 से m1 कट गया, एक m1 कटा है, दोनों m1 नहीं कटे, एक m1 कटा है, और u1 का स्क्वायर से u1 का स्क्वायर पूरा का पूरा कट गया। तो आपके पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गया K2 अपॉन K1 बराबर, ऊपर तो बच गया एक m1 और नीचे बच गया पूरा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस साइड पर ध्यान दो, मुझे बताओ बच्चों, इस साइड में ये जो m1 है इसका मान ज्यादा है या m1 प्लस m2 का मान ज्यादा होगा? m1 का ज्यादा है। m प्लस m2 का सर। m1 प्लस m2 का मान ज्यादा, सीधी सी बात है भाई, m1 तो एक अकेले का ही द्रव्यमान है और m1 प्लस m2 दो का द्रव्यमान है, तो दो का द्रव्यमान ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, m1 प्लस m2 का मान ज्यादा है और m1 का मान कम है। यानी राइट साइड में हम अगर ध्यान से देखें तो जो हर है वो बड़ा है और अंश जो है वो छोटा है। ठीक है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। अगर मैं ये कहूं कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो छोटी राशि में बड़ी राशि का भाग दोगे तो एक से छोटी राशि आएगी कि एक से बड़ी राशि आएगी? एक से छोटी। एक से छोटी आएगी ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, जो हमारे पास में K2 अपॉन K1 का अनुपात है ये एक से छोटा आएगा, क्योंकि इसका मान इसी पर निर्भर कर रहा है, एक से छोटा आएगा। अब ये बताओ कि ये एक से छोटा कब आ सकता है? सिंपल सी बात है, जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, आपको एक सरल तरीका बताता हूं मैं, बहुत सरल तरीका। अगर दो संख्याएं जो भिन्नात्मक रूप से दी गई हैं, ठीक है, जैसे लेफ्ट में देखो K2 अपॉन K1 ये भिन्न है, और राइट में देखो m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये भिन्न है। अगर एक साइड में जो भिन्नात्मक संख्या है उसका अंश बड़ा है, तो समझ लो दूसरी साइड की संख्या का अंश भी बड़ा होगा, और अगर हर बड़ा है तो दूसरी साइड की संख्या का हर भी बड़ा होगा।
तो आप मुझे देख के बताओ कि जो राइट वाली संख्या है, और देख के बताने की जरूरत है कि आपने अभी भी बताया ही है कि जो राइट वाली संख्या है उसमें आप देख सकते हो m1 प्लस m2 ये बड़ा है, और ये कहां पर दिया हुआ है, हर में दिया हुआ है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें हर में कौन दिया हुआ है, k1। K1। हमारे हिसाब से हम क्या कहेंगे कि अगर इधर m1 प्लस m2 बड़ा है तो इधर k1 बड़ा होगा और k2 छोटा होगा। k1 बड़ा है और k2 छोटा है। और देखो इस समीकरण से भी पता चल रहा है कि k2 बटा k1 का अनुपात 1 से छोटा है। ऐसा तभी हो सकता है जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। भाई k2 और k1 का अनुपात 1 से छोटा कब आएगा, जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, यानी k1 बड़ा होगा और k2 छोटा होगा। अब ये k1 क्या है, हमने k1 किसको माना है बच्चों, हाफ k1 किसको माना, हाफ नहीं मान नहीं m1 पूछ रहा हूं, मान नहीं पूछ रहा हूं मैं, करके इसका मतलब पूछ रहा हूं। टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा, और k2 किसको माना हमने, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। तो हम ये कह रहे हैं भाई k1, बिल्कुल सही कहा आपने, हम ये कह रहे हैं भाई k1 बड़ा है यानी टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा ज्यादा है, k2 छोटा है यानी टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा कम है। तो जब टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा ज्यादा थी, टक्कर के बाद में कम हो गई, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा का ह्रास हुआ है कि लाभ हुआ है, पास हुआ है। ह्रास हुआ है। यानी हम ये कहेंगे कि भाई गतिज ऊर्जा में कमी आ गई है, गतिज ऊर्जा में ह्रास हो गया है। तो अगर मुझे गतिज ऊर्जा का ह्रास का मान निकालना हो, कितना ह्रास हुआ है इसका मान निकालना हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई टक्कर से पहले कितनी गतिज ऊर्जा थी, उसमें से टक्कर के बाद कितनी गतिज ऊर्जा घटा दो, यानी k1 में से k2 को घटा दो, तो गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन आपके पास में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल के बराबर k1 का मान कितना है, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस k2 का मान कितना था, 1/2 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया, एक तो आ गया 2 एलसीएम में, और एक आ गया m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब देखो पहली वाली जो संख्या है उसके अंश में क्या है, वो हर में क्या है, 2 है ओनली। ठीक है, जब अपन एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों संख्याओं के हर का भाग इस एलसीएम में देते हैं। तो देखो एलसीएम क्या है हमारे पास में, 2 m1 प्लस m2। इसमें पहली संख्या का हर कितना है, 2 है, 2 का भाग दे दिया, क्या बच गया आपके पास में, m1 प्लस m2। इसको किससे गुणा करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे हम अंश से, ये ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, तो अंश से गुणा कर दें हम इसको। अरे सही है कि ये, हाँ सर। ठीक है। तो देखो अंश में हमारे पास में क्या है, m1 है, u1 का स्क्वायर है, और इससे किसको गुणा करेंगे, m1 प्लस m2 को। क्यों गुणा किया है, समझ में आ गया ना, हमने गुणा किया इसलिए क्योंकि अंश में हमारे पास में यही बचा हुआ है। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो मैं इसको वापस से लिख देता हूं, पहले मैं एलसीएम को लिख देता हूं अलग से। तो ये एलसीएम मैंने लिख दिया 2 इंटू m1 प्लस m2, और इस एलसीएम में पहली संख्या के हर यानी 2 का भाग दे दिया, तो m1 प्लस m2 बचा, इस m1 प्लस m2 को इस m1 u1 स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो ये हो गया m1 u1 का स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास में। अब सूत्र का माइनस, ये सूत्र का माइनस। अब क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या के हर का भाग देंगे। तो दूसरी संख्या का हर क्या है, 2m1 प्लस m2, किसमें भाग देंगे, इस 2m1 प्लस m2 में, एलसीएम में। तो 2m1 प्लस m2 में 2m1 प्लस m2 का भाग दिया, क्या आ गया आपके पास में, 1 1 आएगा, 1 आएगा, और 1 को हम किससे गुणा करेंगे, इस m1 u1 के स्क्वायर से। तो ये गुणा कर दिया, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। आप सब गणित के छात्र हो तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आपके लिए बहुत आसान चीज है। ठीक है, गणित के छात्रों के लिए मुश्किल नहीं। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको इस m1 u1 स्क्वायर को अंदर गुणा करना है। अब हमको क्या करना है, इस m1 u1 स्क्वायर को अंदर गुणा करना है। तो इस m1 u1 स्क्वायर को हमारे अंदर गुणा कर देते हैं। अंदर गुणा किया तो हमारे पास में आ जाएगा m1 इंटू m1 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर। ये तो पहला पद हो गया हमारे पास में, प्लस
इसके बाद में m1u1 स्क्वायर को हमको m2 से गुणा करना है, प्लस m1 इंटू m2 इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाला पद, ये जो पद है m1 u1 स्क्वायर, इसको दोनों से गुणा कर दिया हमने। अब ये वाला पद लिख देते हैं m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और एलसीएम में 2m1 प्लस m2। ये देखो m1 u1 स्क्वायर से m1 u1 स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या बच गया अपने पास में? अपने पास में जो बच गया है उसको अपन लिख देते हैं। तो हमारे पास में एक तो बचा हुआ है ऊपर m1 m2 इंटू u1 का स्क्वायर, और नीचे बचा हुआ है m1 प्लस m2 और इसके साथ में गुणा में है 2, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू m1 m2 u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम कहेंगे भाई गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल दो। देखो हम यहाँ पे हानि निकाल रहे हैं, जब भी हानि निकालो तो सॉरी अंतिम नहीं, प्रारंभिक में से अंतिम को घटाओ, और अगर लाभ निकालो तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाओ। तो हम हानि निकाल रहे हैं, इसलिए k1 माइनस k2, k1 का मान 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, k2 का मान 1/2 m1 प्लस m2 m1 u1 का स्क्वायर। दोनों में से एक और तरीका है, दोनों में से हाफ m1 u1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन लोगे तो पहले में से तो बचेगा 1, और दूसरे में से हाफ बाहर आ गया, m1 बाहर आ गया और u1 स्क्वायर बाहर आ गया, तो ओनली m1 बचा, और नीचे बचा m1 प्लस m2। तो ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे यहाँ किया हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आ गया m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसके बाहर हाफ m1 u1 स्क्वायर ऑलरेडी है, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। m1 प्लस m2 में 1 का भाग दिया, m1 प्लस m2 बाहर गया, और जो आया उसको ऊपर 1 से गुणा कर दिया, तो आ गया m1 प्लस m2, और इधर ये माइनस का चिन्ह और ये m1, तो ये m1 से m1 कट गया, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास में आ रहा है m1 से m1 कट गया, तो ओनली m2 रह गया हमारे पास में, ठीक है। इसको सॉल्व करने के आप 1000 तरीके काम में ले सकते हो, बस तरीके सही होने चाहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसमें बोलो सर बोलो। एक m1 नीचे भी तो बचा। नीचे तो m1 प्लस m2 है ना बेटा, पूरा ओके नीचे तो पूरा m1 प्लस m2 है, नीचे m1 थोड़ा ना है, केवल पूरा m1 प्लस m2 है। एलसीएम लेंगे ना अपन, तो नीचे तो कुछ कट ही नहीं रहा है भाई, एलसीएम में तो सारी राशियां प्लस की हैं, इसलिए कट ही नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये देखो m1 से m1 कट गया, बच गया क्या? ओनली m2, और बाहर है आपके पास में m1, तो इन दोनों को गुणा कर लो, ये अंदर जो ब्रैकेट में बचा और जो बाहर है उसको, ये दोनों को गुणा कर दिया, तो आ गया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस राशि की बात करोगे तो इसमें देखो 1/2 ये धनात्मक है, m1 और m2 द्रव्यमान तो हमेशा धनात्मक ही होते हैं, m1 प्लस m2 ये भी धनात्मक है, और u1 वेग ऋणात्मक हो सकता था लेकिन इसका स्क्वायर है, ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक इंटू धनात्मक इंटू धनात्मक इंटू धनात्मक, फिर से क्या जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि डेल के का मान पॉजिटिव आ रहा है। डेल के का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? k1 का मान ज्यादा है और k2 का मान कम है, तभी पॉजिटिव आ सकता है, कि बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इससे भी पता चल रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है उसमें हानि होती है, यानी गतिज ऊर्जा में ह्रास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास में 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो है समतल में त्रियक प्रत्यास्थ चक्कर या द्विविमीय संघट, और एक टॉपिक हमारे पास में है प्रत्यावस्थान गुणांक, ठीक है, या टक्कर के लिए न्यूटन का नियम। जो फर्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, अभी समय हमारे पास में कम है क्योंकि मुझे 12वीं की क्लास भी लेनी है, इसलिए तो अभी ये टॉपिक तो हो नहीं पाएगा, इसको हम कल करेंगे, और बड़ा टॉपिक है, इत्मीनान से इसको समझेंगे। एक टॉपिक जो लास्ट वाला इसको हम पहले ले लेते हैं, टक्कर के लिए न्यूटन का जो नियम है। हाँ बोलो उमेश। सर ये आपने मतलब गतिज ऊर्जा किसके लिए निकाली है? हम गतिज ऊर्जा किसके लिए निकाली है, हमें क्यों निकाली है? मतलब गतिज ऊर्जा इसलिए निकाली है कि हम पता कर सके कि भाई जो गतिज ऊर्जा है वो अगर संरक्षित नहीं है, जैसा कि हमने क्या कहा कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, संरक्षित नहीं रहती, इसका मतलब क्या हुआ? टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा अलग है, टक्कर के बाद में अलग है। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि टक्कर से पहले जो गतिज ऊर्जा है
और टक्कर के बाद में जो गतिज ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कैसा हुआ, बढ़ गई कि घट गई? भाई गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, हम ये पता लगाना चाह रहे थे, इसलिए हमने गतिज ऊर्जाएं निकाली। अब जैसे मैं कहूंगी भाई आपकी जेब में 10 रुपए थे और अब आपकी जेब में जो रुपए हैं वो बदल गए हैं, तो बताओ आपको फायदा हुआ कि नुकसान? तो ये कब पता चलेगा आपको? जब पहले कितने रुपए थे और बाद में कितने रुपए थे ये पता चलेगा, तभी तो बता पाओगे। अरे तभी बता पाओगे ना। तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है, वो बढ़ी है या घटी है, ह्रास हुआ है या लाभ हुआ है, ये पता लगाने के लिए हमने गतिज ऊर्जा का जो है मान निकाला है। टक्कर से पूर्व कितना है, टक्कर के पश्चात कितना है, और उसको माइनस कर दिया, जिससे हमें पता चल गया कि भाई इतना परिवर्तन हुआ है, और उसका जो मान आया वो धनात्मक आया, इससे ये पता चल गया कि ह्रास हुआ है। तो दो बातें पता चल गई कि एक तो परिवर्तन कितना हुआ और दूसरा कि गतिज ऊर्जा बढ़ी कि घट गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, है ना? देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें बहुत काम की चीजें होती हैं। जैसे आप कैरम खेल रहे हो, ठीक है ना, बहुत आसान दिख रहा है हमें ये, कैरम खेल रहे हो, कैरम में क्या होता है, एक स्ट्राइकर होता है, उस स्ट्राइकर से आप जब एक लकड़ी की गोटी को टक्कर मारते हो, ठीक है, लकड़ी की गोटी को टक्कर मारते हो एक छेद में पहुंचाने के लिए, अगर मान लो कि स्ट्राइकर और गोटी जो है वो एक ही दिशा में गति कर रही है और आपको ये नहीं पता होता, अभी तो अपने को जनरल नॉलेज से पता है कि भाई टक्कर मारेंगे तो हम जोर से टक्कर मारेंगे तभी जाकर के वो गोटी जो है वो आगे जाएगी, अगर हम धीमे से टक्कर मारेंगे तो गोटी आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी आगे? क्योंकि अगर हम जोर से टक्कर मारेंगे उसके बाद में भी गतिज ऊर्जा में ह्रास यानी वेग में कमी आने वाली है, जो स्ट्राइकर है उसके वेग में कमी आने वाली है और जो गोटी है उसके वेग में वृद्धि होने वाली है, लेकिन कुल गतिज ऊर्जा के मान में कमी आएगी। तो हमें अगर उस गोटी को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी गतिज ऊर्जा दोनों पिंडों की रखनी पड़ेगी कि टक्कर के पश्चात अगर उनकी गतिज ऊर्जाओं में कमी भी आ जाए, टोटल मान में कमी भी आ जाए, तो भी गोटी का वेग इतना हो कि वो उस छेद तक पहुंच जाए। ऐसे ही जो दो वाहनों की टक्कर है उसमें भी हम समझ सकते हैं। तो हर एक चीज में इसका काम आ रहा है, हर एक चीज में इसका काम आ रहा है। दो पिंड टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद में उनकी जो गतिज ऊर्जाएं हैं, उनके जो वेग हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉलिजन से हम यानी टक्कर से, ये जो टक्कर के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों से हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, जो बाह्य गुण हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम न्यूटन के गति के लिए, सॉरी टक्कर के लिए न्यूटन का नियम। टक्कर के लिए न्यूटन का नियम ये कहता है कि टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का जो आपेक्षिक वेग है और टक्कर से पूर्व दोनों पिंडों का जो आपेक्षिक वेग है उसका अगर आप अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। टक्कर से पहले दोनों पिंडों का आपेक्षिक वेग और टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का आपेक्षिक वेग और टक्कर के पहले दोनों पिंडों के आपेक्षिक वेग का अनुपात हमेशा कांस्टेंट आता है, और जिस राशि के बराबर आता है उसको हम कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक यानी कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रत्यावस्थान गुणांक किसे कहते हैं तो आप कहोगे टक्कर के पश्चात पिंडों के आपेक्षिक वेग और टक्कर से पूर्व पिंडों के आपेक्षिक वेग का अनुपात प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। कोई पूछे न्यूटन का टक्कर के लिए नियम बताओ तो भी आपको यही बताना है कि इन टक्कर के पश्चात पिंडों के आपेक्षिक वेग का अनुपात और टक्कर के पश्चात पिंडों के आपेक्षिक वेग और टक्कर से पूर्व पिंडों के आपेक्षिक वेग का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम निकालना चाहें आपेक्षिक वेग तो हम कहेंगे भाई दूसरे पिंड का पहले पिंड के सापेक्ष आपेक्षिक वेग v2 माइनस v1 और ऐसे दूसरे पिंड का पहले पिंड के सापेक्ष आपेक्षिक वेग u2 माइनस u1, और इसका जो मान है वो कांस्टेंट आएगा माइनस का e। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली राशि है इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास में हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन माइनस को कॉमन लिया तो जो माइनस का u1 है वो प्लस का u1 हो गया और जो प्लस का u1 है वो माइनस का, प्लस का जो u2 है वो माइनस का u2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का u2 बराबर आया था माइनस का e, ये e से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास में जो e है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास में e की वैल्यू आ गई यहां पर e बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1
माइनस U2। ठीक है, ये जो E है इसका मान प्रत्यास्थ टक्कर के लिए 1 आता है। ठीक है ना, प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है तो इस E का मान 0 आएगा। ठीक है, और अगर ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर नहीं होकर के ओनली अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है, तो इस E का मान 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। यानी कि हम टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद पिंडों के वेग के मान इस समीकरण में रख करके बता सकते हैं कि ये टक्कर अप्रत्यास्थ होगी या प्रत्यास्थ होगी। हम केवल वेग के मान से भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं।